नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले फिर परिवारवाद का मुद्दा उठा है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साफ किया है कि टिकट बंटवारे में परिवारवाद का कॉलम नहीं होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान इन्होंने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर भी हमला बोला। वहीं कांग्रेस भी वंशवाद को लेकर बीजेपी को घेर रही है। कुल मिलाकर परिवारवाद पर एमपी में सियासत तेज होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव में परिवारवाद मुद्दा बनने जा रहा है? क्या बीजेपी चुनाव में वंशवाद को लेकर कांग्रेस को घेरती नजर आएगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जीतने के लिए जो भी सक्षम प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और परिवारवाद तो मोदी जी ने खत्म कर दिया देश के अंदर। कांग्रेस परिवारों को केवल गांधी परिवार और मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह परिवार, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। ये तो पहले से ही साफ था कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन चुनाव के वक्त जो नेता अपने बेटा या बेटियों की टिकट की जुगाड़ में लगे थे, उन्हें झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि वी डी शर्मा के बयान के बाद ये तस्वीर और भी साफ हो गई है कि बीजेपी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। जाहिर है कि वंशवाद की बेल की छटनी को लेकर पीएम मोदी पहले ही पार्टी की लाइन क्लियर कर चुके हैं। गौर करें तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है और अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो वी डी शर्मा ने एक बार फिर परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है और बीजेपी में टिकट मिलने का क्या क्राइटेरिया होगा ये भी बताया। 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के लिए जो भी सक्षम प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और परिवारवाद तो मोदी जी ने खत्म कर दिया देश के अंदर। जिसको कहते हैं ना, ताबूत में लगा दिया है। और ये परिवारवाद नहीं चलेगा। हाँ, परिवार का कोई व्यक्ति किसी का है, वो कार्यकर्ता है, मेहनती है, जनता में लोकप्रियता है, तो उसने अपराध नहीं किया है। लेकिन परिवार के नाम पर दुनिया मोदी जी ने बंद कर दी। कांग्रेस परिवारों को केवल गांधी परिवार और मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह परिवार, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। कांग्रेस के लिए परिवारवाद एक दुखती नस की तरह है, जिसे कब और कैसे दबाना है शायद बीजेपी ये बखूबी जानती है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस को वंशवाद का पोषक बताती है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक के नेता पुत्र रहते हैं। वहीं बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। उसने भी परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर कुछ यूं निशाना साधा। हम तो ये कब से सुनते आ रहे हैं और हम सुनने के बाद, बोलने के बाद, कई हमने नेताओं के भाषण भी सुने हैं, कई नेताओं के वक्तव्य भी सुने हैं, लेकिन आखिरकार में जमीनी हकीकत क्या होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कांग्रेस में योग्य उम्मीदवार को दिया जाएगा जो जीत सकता है, जो जीतने के काबिल है और जो पार्टी संगठन के माध्यम से जिनका नाम आएगा उनको टिकट देने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक और टिकट के लिए दौड़ भी नेताओं ने लगाना शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ माहौल बनाकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। कहीं न कहीं बीजेपी की कोशिश वंशवाद के बहाने कांग्रेस पर मेंटली प्रेशर बनाने की भी है, ताकि कांग्रेस टिकट बंटवारे में कोई ऐसी गलती कर जाए जिसका उसे नुकसान हो, या फिर जनता के बीच ऐसा माहौल बना दिया जाए जिसका बीजेपी फायदा ले सके। खैर, परिवारवाद पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाएगी, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है नायडू जी आपका। और कमोबेश लगभग 9 साल का वक्त होने को आया है जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। परिवारवाद, वंशवाद पर लेकर करारे हमले उनके जारी रहते हैं। वही चीज़ आज वी डी शर्मा फिर से दोहरा रहे हैं। तो क्या इसके बहाने वो मध्य प्रदेश के चुनाव की एक लाइन सेट करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक मुद्दा ये भी हो सकता है बीजेपी के लिए, परिवारवाद और वंशवाद, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का भी जिक्र किया है।
कि उसको अपने ताबूत में दफना दिया है। इसके साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और गांधी परिवार हमेशा की तरह उनके निशाने पर था। इसमें एक चीज देखने वाली है जी कि उन्होंने अपना एक सेफ्टी वॉल्व भी बना के रखा है कि हमारे परिवार में, हमारे पार्टी से अगर कोई परिवार का योग्य व्यक्ति चुनने के लिए खड़ा होता है और चुना जाने की संभावना है तो उसको रखा जाएगा, बिल्कुल, उसमें राजनीति के योग्यता के अनुरूप रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने सिवाय परिवारवाद के कुछ नहीं किया। बेसिक चीज ये है कि मुद्दे अब कुछ बाकी रह नहीं गए हैं शायद बीजेपी के पास कहने के लिए। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का माहौल बना है बीजेपी के खिलाफ इस वक्त में, ठीक है, ये बात मानी जा सकती है कि कोई पार्टी अभी भी जीतने की संभावना मान के चलती है और आक्रामकता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो उसको लेके दिक्कतें, कब परिवारवाद के बारे में कब नहीं बोला बीजेपी ने, इससे पहले हर बार यही कहती आई है। लेकिन जब मुद्दा असली चीज ये है कि आदिवासियों को आपने क्या दिया, और सीधी में जो हुआ, जो अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक और जो दलित व्यक्ति के साथ में हुआ, वो मुद्दे जो हैं वो जब कोई पार्टी उठाएगी तो जाहिर है कि आपके पास में सिर्फ परिवारवाद कहने से बात नहीं बन जाएगी ना। कुछ न कुछ ऐसा किया वो होना चाहिए जिसके चलते आप मतलब सिर्फ आप झांकियां सजाने से बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि देखिए, ये एक नई समरसता यात्रा शुरू हो गई। इससे पहले 150 साल से हम लोगों ने उनके बारे में सुना है, अभी तक बीजेपी को कभी याद नहीं आई उनकी। मैं गुरु रैदास की बात कर रहा हूँ, रविदास की। लोकसभा चुनाव में गए थे मोदी उनके जी मंदिर उत्तर प्रदेश में। हाँ, नहीं देखिए, होता यह है कि कोई भी आपको करना है, एक झांकी सजाने के लिए आप करेंगे और उसके बाद में एक निगेट कर देने वाला फैक्टर होता है उसको, तो आप हर बार इस तरह से करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। मैं बीजेपी की आक्रामकता को वो जरूर अच्छा मानता हूँ, ये होना चाहिए, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ कुछ खास मुद्दे भी लेके चलें आप, जिनको लेके आप कुछ कर सकें या कुछ दिखा सकें। हर बार झांकियां सजाने से काम नहीं बनने वाला है, मैं समझता हूँ। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, एक ही झांकी से काम नहीं बनेगा, तो लेकिन हो सकता है कि तमाम मुद्दों में एक मुद्दा ये भी हो, और शायद अमित शाह पिछली बार मीटिंग जो हुई थी तो उसमें कोई गाइडलाइन देकर गए और आज जब वो आने वाले तो उसके कुछ घंटे पहले अचानक से बुलाई जाती प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा कोई इशू होता नहीं है, क्योंकि जो कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करने की बात है तो उसके पहले नरोत्तम मिश्रा का बयान आ चुका होता है, विश्वास सारंग का बयान आ चुका होता है, कमल पटेल उस पर बोल चुके होते हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और इस मुद्दे को प्रमुखता से वो बात करते हैं। देखिए मनोज जी, हर राजनीतिक दल की कोशिश रहती है कि उसके फेवर के कौन से मुद्दे हैं। आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो ऐसे मुद्दों पर बात करेगा जिससे उसके विरोधी फायदा ले जाए। बिल्कुल, यदि बीजेपी ये बार बार बात करती है, लगातार बात करती है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, हम उनके बहुत सारे मुद्दे बदलते गए, लेकिन कुछ मुद्दे उनके 370 है, राम मंदिर है, शुरू से रहे हैं, आखिरी तक रहे हैं और अभी भी बरकरार हैं। इसमें आप दो राय नहीं है कि 370 की मामला सुलझ गया तो अब उसका श्रेय ले रहे हैं, राम मंदिर निर्माण हो गया तो उसका श्रेय ले रहे हैं। तो मुद्दे तो वर्तमान में भी मौजूद हैं। वो यदि वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद पर लेकर निश्चित तौर पर वो कांग्रेस को असहज करना चाहते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं में ये जताना चाहते हैं कि देखिए, एक पार्टी ये बीजेपी ही ऐसी है कि जिसमें कार्यकर्ता यदि काबिल है, उसमें काबिलियत है तो वो ऊपर तक पहुंच सकता है। लेकिन ये पैमाना कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में पैमाना क्या है कि वो राजनीतिक परिवार से आता होने वाला हो, चाहे उसमें काबिलियत हो या नहीं हो। इस कारण वो कमलनाथ पर निशाना साधते हैं, वो दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे ने साबित कर दिया कि वो काबिल हैं, तो देखिए बरकरार हैं। अब सवाल उठता है कमलनाथ के बेटे पर। अब इस मामले को यदि परिवारवाद को उठा रहे हैं तो एक तरफ वो गली भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ यदि कोई लोकप्रिय है, जनता में उसकी अपील है तो हम उसको टिकट दे देंगे, भले ही वो परिवारवाद से आता हो। तो लोकप्रियता का पैमाना क्या है? पैमाना तो आप ही तय करते हैं ना, राजनीतिक दल ही तय करते हैं कि इसका पैमाना है क्या। आप देखिए, मुदित सेजवार का पैमाना सही था क्या? यदि सही था तो वो जीत जाते, क्योंकि आपने, वो भी तो परिवारवाद से ही आए थे और आपने टिकट दिया था। आकाश विजयवर्गीय का पैमाना ठीक था। तो पैमाना कौन तय करता है? पैमाना
राजनीतिक दल करते हैं और मुझे नहीं लगता कि हर सुरेंद्र फार्मूला पटवा, हर विश्वास सारंग, ओम बिल्कुल। प्रकाश सकलेचा इसी सरकार में, इसी सरकार यशोधरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली है। में भी हम देख सकते हैं, यूपी में भी देख सकते हैं मनोज जी। तो फार्मूले में मुझे लगता है कि बनाए जाते हैं और 2024 के जो चुनाव हैं वो परिवारवाद पर हमला करते होंगे और भी मुद्दे रहेंगे। अन्य मुद्दों के साथ मध्य प्रदेश में भी इस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसका फायदा मिल जाए। हो सकता है 2024 के बाद ये फार्मूला काम ना करे और जो बीजेपी के नेता पुत्र हैं उनको मौका मिल जाए। अभी भी मौके मिलेंगे, तब आप कह दोगे कि आप ये लोकप्रिय थी, जीतने लायक था, इसलिए हमने इनको टिकट दे दिया। लेकिन और मुद्दे भी होते हैं जो आपने और जो उन्होंने ये भी कहा कि जो जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद तो कोई सारे क्राइटेरिया ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमने देखा 75+ का फार्मूला बनाया था ना इसी बीजेपी ने, लेकिन अगले चुनाव में चला नहीं। वो 80 साल के व्यक्ति को भी टिकट दे रहे हमने देखा 77 साल के येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया फिर से। तो तब कहा गया कि नहीं ऐसा अभी कोई फार्मूला सत्यनारायण नहीं बना। जटिया जिनको घर बैठा दिया गया था, पार्टी वापस लेके इस आई बार है। कह रही है पार्टी के जो बुजुर्ग थे, जो वरिष्ठ थे, उनको घर बैठा दिया था, सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इस बार कांटे का मुकाबला है। तो आपको लग रहा है कि इस बार यदि आप परिवारवाद का एक मुद्दा भी उछाल कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो वो हर मुद्दे पर बात करेंगे, उन मुद्दों के साथ साथ जो उनको फायदे देते हैं। यदि आप कहो कि वो जिस तरह से नायडू जी कह रहे थे, क्या वो सीधी की बात करेंगे? वो अन्य मामलों की बात करेंगे जिनसे उनको नुकसान हो। वो आक्रामक तेवर दिखाएंगे और उन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। अब कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए? कांग्रेस की रणनीति होना चाहिए कि वो उन मुद्दों पर आक्रामक तरीके से सत्ताधारी दल पर हमलावर हो जिन मुद्दों से उनको फायदा मिलता है, ना कि वो एक उन मुद्दों पर घिर जाए जो सवाल ये उठा रहे हैं उनके जवाब देने में। सवाल का जवाब दे। हमने देखा था कुछ दिन पहले सवाल जवाब शुरू हुआ था, किस तरह से शिवराज सिंह चौहान एक सवाल रोज करते थे कमलनाथ जी से, तो उसके जवाब में जवाब नहीं आता था मनोज जी, सवाल आता था। तो ये एक अच्छा सिलसिला चला था, लोगों को लगा कि बाकायदा मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों को लगा, चाहे वो कमलनाथ जी और शिवराज जी को, जब सवाल हम बात करेंगे, उन मुद्दों पे बात करेंगे, दोनों ही कटघरे में खड़े होंगे। तो मुझे लगता है वो इस कारण शायद बंद हो गया। अब अन्य मुद्दों पे बात हमने पहले भी देखा था, जब विभा पटेल महापौर थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब वो उनसे रोज इस प्रकार मीडिया के सवाल से सवाल पूछा करती थी। लेकिन वो उसको उतनी तवज्जो इसलिए नहीं मिल सकती ना मनोज जी। कहाँ विभा पटेल, कहाँ अटल बिहारी बात बता रहा हूँ कि जो आप सवाल कह रहे पूछने का सिलसिला रहता है, लेकिन जो दो बराबर के नेताओं में सवाल जवाब हो रहे थे वो निश्चित तौर पर असरकारक होते हैं, उस पर जनता ध्यान देती है। यदि कमलनाथ जी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उस पर जनता का फोकस रहेगा, यदि शिवराज जी कोई कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं तो उस पर फोकस रहेगा। अब हम देखें कि मीडिया विभाग का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से सवाल करने लगे तो उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो नायडू जी बात तवज्जो की, लेकिन एक और चीज़ है जो वीडी शर्मा ने कहा कि अगर वो आदमी परिवार से आता हो, किसी नेता के, लोकप्रिय हो, जनता में सब कुछ हो, तो क्या एक परिवार के दो लोगों को टिकट दे सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनका बेटा महारेवन भी उतना ही लोकप्रिय है, तो क्या पार्टी अगर वो टिकट मांगेगा दे देगी? या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, वो अपने क्षेत्र में उतने ही लोकप्रिय हैं। गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव उस क्षेत्र में गोपाल भार्गव जितने ही लोकप्रिय हैं। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो किसी एक को घर बिठाने की बात होती है। तो अगर ये क्राइटेरिया वहाँ भी लागू और एक परिवार से 2 या 3 लोग हों जो ये कह दें कि भैया कार्यकर्ता में स्वीकार्यता है, जनता में लोकप्रियता है, क्षेत्र के लोगों से वो एक करवा दें कि भैया हमारे क्षेत्र में 1-2 रैली धरने प्रदर्शन हो जाए कि फलाने में नेताजी बहुत लोकप्रिय है, इनको टिकट दिया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी विजय राघवगढ़ का उदाहरण है कि जहाँ संजय पाठक ये कह रहे हैं कि मेरी जनता से मैं कागज़ दूंगा और अगर 51% जनता मुझसे कहेगी कि आप चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे गिमिक्स भी नेता कर सकते हैं, तो उसका हल क्या होगा? देखिए, पहले तो कैंडिडेट तय हो जाता है, उसके बाद में ये तय किया जाता है कि उसका किस पैमाने से चुनाव हुआ है। बिल्कुल। ये आमतौर पे हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हो जाता है तो हम लोगों को उसका जस्टिफिकेशन बताया जाता है कि क्यों हमने किया है। ये खास बात है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की। आज की बात नहीं, सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस कैसे ही करती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब में आज आम आदमी कहाँ रह जाता है, ये देखने वाली बात है। अभी देखिए, एक दिन पहले अमित शाह जी आके गए और ये बता के गए कि नहीं भाई वीडी शर्मा भी रहेंगे और चौहान भी रहेंगे। अब वीडी शर्मा को कुछ करना है तो कर रहे हैं। तो देखिए, हर एक आदमी अपने अपने हिस्से की काम को करता हुआ नजर आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो उनका काम यह है कि आक्रामकता से वो ये करें कि भाई कांग्रेस को घेरें और जो भी कहना है परिवारवाद को लेके करें और उसमें एक सेफ्टी वॉल भी बना के रखें। वो सब उन्होंने कर डाला। अब इसके कितने मायने रह जाएंगे जब कैंडिडेट चुने जाएंगे, उनमें से जो
हो सकता है एक परिवार से भी 2 लोग चुने जाएं और कोई न कोई बहाना ढूंढ के बताया जाए कि नहीं नहीं, दोनों परिवार, दोनों व्यक्ति जो हैं योग्य हैं और जनता की मतलब जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, इसलिए जीते। तो ये भी तो कोशिश हो सकती है एक चेहरा दिखाने की, हम भी काम कर रहे हैं नेता को खुश करने के लिए कि देखिए आपकी जो लाइन थी हम उसी लाइन पे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, कल आएंगे अमित शाह तो अखबार भी देखेंगे, लोकल क्या माहौल है वो भी देखेंगे। इसके पीछे ये भी रणनीति हो सकती है क्या? लोग मेरे ख्याल से इन सब चीजों को अपनी फेस वैल्यू पे ही ले लें तो काफी बेहतर होगा कि बजाय इसके कि उनको हम लोग ये मान के चलें कि बिल्कुल ब्रह्म वाक्य बोल दिया गया है, अब यही होने वाला है। ऐसा होता नहीं। आप लोगों में से भी राजनीति में कोई सी बात कोई आदमी पूछता नहीं कहता। कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कांग्रेस के मेंबर थे उसके ही बारे में आप कह रहे हैं कि 47 में ये फलाना कर दिया और 48 में ये करा दिया वर्तमान। वही कांग्रेस उनको गद्दार बता रही है कि परिवार इनका गद्दार से आता है। अब मजे की बात यह है ना कि देखिए ज्योतिरादित्य खुद परिवारवाद का हिस्सा थे और आर्यमान जैसे आप कह रहे हैं कि अब अभी आ रहे हैं वो भी, तो आप अभी की स्थिति तो ये है कि ज्योतिरादित्य का अपना कैंप कितना बचा हुआ है वो देखने वाली बात है। और ग्वालियर में जो हो रहा है, एक निगम का या एक जिले का अध्यक्ष उनसे उनके लिए नहीं, उनसे पूछ के नहीं चुना जा रहा। तो अब वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए तो अब आप उस परिवार का क्या करें, बिल्कुल ये भी देखें। तो ब्रजेश जी, बीजेपी तो अपनी लाइन खींच रही, लेकिन कांग्रेस भी स्पष्ट है, क्योंकि यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो भी परिवारवाद और वंशवाद के बड़े पैरोकार थे। अभी हम देख रहे हैं सचिन यादव, उनकी तो खैर मजबूरी है क्योंकि सुभाष यादव उनके पिताजी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर सहकारिता नेता रहे हैं, भाई उनके अरुण यादव सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो खुद विधायक हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। तो उनकी तो मजबूरी है। अगर दिग्विजय सिंह के परिवार का भी कहेंगे तो लक्ष्मण सिंह बीजेपी से भी सांसद रह चुके हैं, जयवर्धन का आपने कहा ही है, कमलनाथ जरूर बेटे को पहली बार उन्होंने सांसद बनवाया। और ऐसी लंबी फेहरिस्त हो सकता है अगले इस चुनाव में हमको देखने को मिल जाए। कांतिलाल भूरिया है, विक्रांत भूरिया है, तो उनको तो कोई गुरेज नहीं, परहेज नहीं। तो जब उनको गुरेज परहेज नहीं तो बीजेपी अगर उन पर यह हमला कर भी लेती है वंशवाद परिवारवाद का, तो हासिल क्या होना है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस को तो कोई परहेज है ही नहीं, क्योंकि वहां तो सीधी लाइन खिंची हुई है ना। वहां वो कहते ही नहीं है, परिवारवाद का कोई जिक्र ही नहीं है। वो तो परिवारवाद से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको इस पर कोई ऐतराज नहीं है। तो वो क्यों कहेंगे ये बात? और बीजेपी क्यों बार बार ये बात कह रही है? क्योंकि इसलिए कह रही है कि कांग्रेस वो लाइन खींचती जा रही है। जो यदि कांग्रेस के पास जो बरगद है, हम एक मान के चलते एक पौधा लगा होगा परिवारवाद का, तो वो बरगद की तरह आकार बढ़ता जा रहा है। वहां एक परंपरा बन गई है कि यदि विधायक है, उसका बेटा भी यदि राजनीति में सक्रिय है तो उसको पहला हक उसी का माना जाता है कि उसी को टिकट मिलेगा। वो उसको बुराई नहीं मानते। हालांकि हमने देखा कि राजस्थान में किस तरह से उनकी बैठक हुई, उसमें उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो 5 साल तक उसमें उन्होंने रास्ता उन्होंने भी बना लिया कि यदि 5 साल से सक्रिय होगा तो हर विधायक का, हर मंत्री का, हर राजनेता का बेटा जो यदि राजनीति में आना चाहता है, चाहे वो बीजेपी में हो कांग्रेस में, 5 साल तो सक्रिय रहेगा। जिसके पिताजी और इसीलिए शायद कांग्रेस ने बाल कांग्रेस भी बना रखी है कि अगर 12-15 साल से 12-15 साल के तो यदि आपको अपने बच्चे को राजनीति में लाना है तो आप उसमें एंट्री कर दीजिए। तो देखिए कांग्रेस को कोई परहेज नहीं है। लेकिन बीजेपी बार बार ये क्यों उठाती? बीजेपी बार बार इसलिए उठाती है कि ताकि वो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है ना, जो काम कर रहा है, कि वहाँ पे जो पट्टावाद है, वहाँ पे जो उसका कार्यकर्ता जो लगातार दरी बिछा रहा है, वो कार्यकर्ता ही बना रहता है, वो सेवक ही बना रहता है। उसको भी मैसेज देने की कोशिश करती है कि आप सेवक ही रहोगे, मालिक नहीं बन पाओगे आप विधानसभा क्षेत्र के। लेकिन बीजेपी ऐसी है कि यहाँ यदि आप किस विधायक के क्षेत्र के अंडर में भी काम कर रहे हैं, यदि आप में काबिलियत है तो आप उसकी जगह विधायक बन सकते हैं, कांग्रेस में नहीं बन सकते। तो उनके कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखिए हमारी पार्टी क्या है, और अपने कार्यकर्ताओं को भी बता रहे हैं देखिए मेहनत करिए अच्छे से। यदि आपने अच्छी मेहनत की तो विधायक जी का लड़का भी वहां सक्रिय है तो उसका भी पत्ता कट सकता है और आपको मिल सकता है, और उदाहरण भी गिना सकते हैं बीजेपी वाले। तो ये एक उनका मतलब रहता है कि उनके कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने का, ताकि उसको चुनाव में फायदा मिल सके। तो इसका असर भी होता है मनोज। इसलिए बार बार परिवारवाद का नारा दिया जाता है, बार बार ये बात की जाती है, क्योंकि कांग्रेस उसमें कटघरे में दिखती है। उसके पास उसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो जवाब भी देंगे तो वो कहेंगे हाँ हम तो परिवारवाद से हैं। तो उनका जो कार्यकर्ता है, जो एक विधायक के साथ है, एक मंत्री के साथ है, वो उसको तो लगता है मैं तो कभी विधायक बन ही नहीं पाऊंगा, ये विधायक जी का बेटा आएगा, ये बनेगा। तो फिर वो सोचता है क्यों ना बीजेपी की तरफ रुख करें, या उसका एक तरह से उतने मन से काम नहीं करता। तो ये कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने और घटाने की दिशा में भी इस तरह के बयानबाजी की जाती है, हमले किए जाते हैं। जी चलिए अब समय जी नायडू जी, एक चीज गौर करने वाली है, जो
22 लोग जो पार्टी में आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, उनको सबको तो टिकट मिलने से रहा, और जो वहां दरी उठा रहे थे उनका क्या? बिल्कुल, ये सवाल हालांकि बीजेपी में पूछा जाने लगा है और हम भी समय समय पे इससे जिक्र करते ही रहते हैं। बहरहाल समय की कमी है तो इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद नायडू जी। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद, वंशवाद भारतीय राजनीति की वो दो अहम चीज़ें हैं जो शायद आने वाले कुछ वर्षों में ख़त्म हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात छोड़ दें जो परिवारवाद, वंशवाद पर हमलावर है, लेकिन देश की तमाम सारी पार्टियों की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी है, एआईडीएमके हो, शिवसेना, उद्धव गुट हो, अजीत पवार की पार्टी हो या शरद पवार की एनसीपी हो, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो परिवारवाद की, वंशवाद की, परिवारवाद की बेल को बढ़ाते जा रहे हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द उनका सियासी भविष्य है। लेकिन अब क्या राजनीतिक दल ये परिपाटी तोड़ेंगे और बीजेपी के कहे का कितना असर होगा, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।